हेलो एवरीवन। इन टुडेज वीडियो विल बिगिन विद अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज एंड इन दिस लेक्चर वील डिस्कस की बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, हम उसमें क्या पढ़ते हैं, एंड अबाउट इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. So the first thing is the progressive period of animal development during which the various organism develop. अब बेसिकली क्या है बेटा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है क्या? हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी जो फॉर्मेशन है, वो स्टार्ट कैसे होती है? एग प्लस स्पर्म जब ये यूनाइट करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है एंड द रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अब हमें पढ़ना है कि ये जाइगोट से कैसे 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 जर्नी जाती है कि एक कंप्लीट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है. ठीक है. सो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिससे हम पढ़ रहे हैं कि हाउ अ सिंगल सेल, क्योंकि जाइगोट है क्या, जाइगोट है तो एक सिंगल सेल ही ना, हाउ अ सिंगल सेल डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, जो सेल डिवीजन होती है, वो सेल ग्रोथ, जो सेल ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, कैसे कि कोई सेल्स जो है वो कन्फाइंड हो जाते हैं, कि वो 3 जर्म लेयर्स कैसे बनेंगी, ऑर्गन्स कैसे बनेंगे और ऑल दैट. सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव पीरियड ऑफ एनिमल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच द वेरियस ऑर्गन सिस्टम डेवलप. तो ये डेवलपमेंट का वो एक पीरियड है जहाँ पे वन आफ्टर द अदर प्रोग्रेशन में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप होते हैं. सो ड्यूरिंग दिस वेरियस ऑर्गन सिस्टम डेवलप. अब हाउ अ फर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट सेल्स दैट गिव्स इट फॉर्म. अब एक फर्टिलाइज एग था, बेसिकली ये जर्नी शुरू कैसे हुई, जाइगोट से. जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस जो है वो एक पूरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और फिर उसके बाद उसमें होगी ग्रोथ. तो कैसे एक एग, एक फर्टिलाइज एग, दैट मीन्स कैसे एक जाइगोट इतने मल्टीट्यूड, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बना रहे हैं. क्योंकि अगर आप एक चीज़ सोचो, अगर एक ऑर्गन भी बनता है, ऑर्गन इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. ऑर्गन के अंदर भी बहुत सारे सेल्स अलग अलग प्रेजेंट हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. हाउ डू वेरियस सेल टाइप्स लाइक मसल सेल, ब्लड सेल, स्किन सेल्स, न्यूरॉन्स एटसेट्रा गेट फॉर्म्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर. क्योंकि हमें ये तो पता है कि सेल डिवीजन होती है, वन सेल होगा, सेल डिवीजन से 2 बनेंगे, फिर वो डिवाइड होंगे, 4 बनेंगे, फिर 8. तो वी नो कि नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच इज जनरली माइटोसिस अपार्ट फ्रॉम द जर्म सेल लाइन. ठीक है. तो ये तो पता है कि माइटोसिस हो रहा है. माइटोसिस भी आई गेस आप में से काफ़ी लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल सेल डिवीजन हो कैसे रही है. अब सेल डिवाइड हो गए, बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर सेल्स हमें, मतलब बहुत सारे सेल्स हमें मिल रहे हैं. तो अब वो सेल्स डिफरेंशिएट कैसे होंगे, हाउ विल दे गेट डिफरेंशिएटेड एंड हाउ विल दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. हाउ डू दीज सेल्स गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू फंक्शनल ऑर्गन्स इन द एनिमल बॉडी. दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी. तो अब जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बेटा एज वील मूव ऑन, तब आप देखोगे कि इसमें हम बहुत सारी जो स्टडीज़ है, जो हमारा डेटा है, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है, इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस एनिमल्स. मतलब कि बहुत सारे एनिमल मॉडल्स इसमें यूज़ हुए हैं जिनको स्टडी करके हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ा है. ठीक है. तो अब पहली चीज़, मतलब हम एनिमल मॉडल्स यूज़ क्यों कर रहे हैं, उनका यूज़ क्या है. एनिमल मॉडल हैव बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ एनिमल्स डेवलप बोथ एट द ऑब्जर्वेबल, मॉर्फोलॉजिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड एट द लेवल ऑफ अंडरलाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स. हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए ताकि हम उनको ऑब्जर्व कर सकें, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं, वो स्टडी कर सकें. जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या जो भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और जब पहले डेवलपमेंटल बायोलॉजी when we started with, we were only confined to observations, morphology and the experiments, but later on it goes more into the depth. और developmental biology के अंदर हमने molecular biology लेवल पे या genetic लेवल पे भी हमने उसको स्टडी करना शुरू करा कि जीन्स के अंदर ऐसे क्या चेंजेस हैं या कौन से जीन्स हैं जो किस डिफ्रेंसिएशन और किस ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं. ठीक है. आई गेस इस टाइम पे आप में से कुछ विचार क्वाइट कि वाई एनिमल्स, वाई वी डोंट डू सो इन ऑन ह्यूमंस, ये वो. तो उसका एक रीज़न ये भी होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी, हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं अभी बैन है कि वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनी थिंग ऑन ह्यूमन्स. हम ह्यूमन पे डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल लीड टू मेजर ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. तो हम एनिमल मॉडल्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं, और एनिमल मॉडल्स में भी देर आर ओनली सर्टेन मॉडल्स. द मॉडल्स आर चोजन डिपेंडिंग अपॉन देयर सेल टाइप्स, द मॉडल आर चोजन डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेशन विद ह्यूमंस, कि वो ह्यूमंस के साथ कितने सिमिलर है. दैट मीन्स जो पैटर्न हमें उनमें देखने के लिए मिल रहा है, क्या वही हमें ह्यूमंस में, बाकी मैमल्स में देखने को मिल रहा है या नहीं.
So developmental biology basically है क्या? It addresses some of the big questions that arises from the study of embryological process. जब हम embryology पढ़ते हैं तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अराइज होते हैं और वो सारे क्वेश्चन हम एड्रेस करते हैं किसमें? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। जैसे कि हाउ अ सिंगल सेल दैट इज अ फर्टिलाइज सेल से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे बना? क्योंकि हमें ये तो बना है कि मल्टीसेल्युलर बन रहे हैं, लेकिन उससे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, मतलब वो जो सारे सेल्स हैं, अब एक सिंपल सी चीज़ है, वन से बने दो से 4, 8, 16, हमारे पास 16 सेल्स आ गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स हमारे पास आ गए, लेकिन अब ये सेल्स दे ऑल आर स्टार्टेड विद द सेम लाइनेज, सेम टाइप से बन रहे हैं, लेकिन बाद में ये डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप्स बना रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? आंसर लाइज इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मसल, ब्लड, स्किन के सेल्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ये सेल्स ऑर्गेनाइज कैसे हो रहे हैं, कैसे ऑर्गन्स बन रहे हैं, कैसे ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट की, मतलब कि ये जो मेन सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा सेल क्या बनने वाला है, कौन सा सेल टाइप बनेगा, किस सेल टाइप में वो डिफरेंशिएट होगा या किस ऑर्गन में वो जाएगा, ऑल दीज ब्लूप्रिंट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, द फेट ऑफ एवरी सेल इज प्रेजेंट इन टू थिंग्स, द जीन्स इन द zygote and the cytoplasmic determinants in the cytoplasm of the zygote. Obviously, egg और sperm आपस में यूनाइट हुए, बना हमारे पास एक सिंगल सेल जिसको हमने बोल दिया जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए, डीएनए कंटेन्स जीन्स। तो ये तो हमें पता है कि बेसिक जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी जीन्स के अंदर स्टोर होती है, और यही जीन्स के अंदर हमारी बॉडी के पैटर्न भी स्टोर है कि कौन सा सेल कैसे ग्रो होने वाला है, कैसे डिफरेंशिएट होने वाला है। तो एक तो मेन इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है किसके अंदर? जीन के अंदर। दूसरा, ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, और हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे एज वील मूव ऑन इन दिस कोर्स। तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एज द नेम सजेस्ट, एंड डिटर्मिनेंट्स मतलब दीज आर स्पेशल मॉलिक्यूल्स, दीज आर स्पेशल केमिकल्स जो अफेक्ट करते हैं कि हाँ ये सेल का फेट क्या होने वाला है, ये सेल कैसे ग्रो होने वाला है। सो ऑल दीज थिंग, सो बेसिकली द ब्लू प्रिंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज एग टू एन अडल्ट इज एनकोडेड इन टू थिंग्स, द जीन प्रेजेंट इन द zygote एंड सम स्पेशल क्लूज जिनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, जो कौन से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है? जाइगोट के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो अब हमें ये पता चल गया कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी किन क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाला है। हमें ये पता चल गया कि ये जो डेवलपमेंट होने वाली है, जो सेल का जो फेट बन रहा है, सेल फॉर्म हो गया सेल डिवीजन से, लेकिन अब जब वो ग्रो करेगा, मैच्योर और डिफरेंशिएट करेगा, तो क्या चीज़ है जो उसकी ग्रोथ को या डिफरेंशिएट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाने वाली है? दोज आर द जीन्स एंड द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। लेकिन अब ये पूरा प्रोसेस चलेगा कैसे? व्हाट इज द ऑर्डर? सो द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस बेसिकली क्या है? जो पूरा ये सीक्वल ऑफ इवेंट्स है, जो ये डेवलपमेंट हो रही है फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक के बीच में, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। इट इज ड्यूरिंग दिस एम्ब्रियोजेनेसिस दैट जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंस द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे ये जो जीनोटाइप्स है, मतलब बॉडी के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन करेंगे फिनोटाइप को, मतलब के फिजिकल अपीयरेंस को, ठीक है, फिजिकल फीचर्स को। सो बेसिकली अब क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी, हमें पता चल गया कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। नाउ वी आर सेइंग कि एम्ब्रियोजेनेसिस इज द स्टडी विच डील ऑल द थिंग बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी? तो एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स स्पेसिफिकली टू द प्रोसेस ऑफ एन एम्ब्रियो डेवलपिंग फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में बेसिकली क्या है कि एक जो फर्टिलाइज्ड एग है, लाइक जो जाइगोट है, जब वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ तक का जो पूरा इवेंट है वो हम सारा किस में पढ़ रहे हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस में। इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। इसके अंदर सेल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, सेल की डिफरेंशिएशन की, कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट लाइनेजेस में जाता है, मॉर्फोजेनेसिस की, कैसे उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में आने शुरू होते हैं, ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं, ऑल दैट। सो दीज आर ऑल द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बट व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, it is quite more vast than embryogenesis, though it includes all the phases of embryogenesis. Developmental biology encompasses the study of developmental changes of an organism undergoes throughout its life cycle. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो throughout the life cycle है, that means सिर्फ एम्ब्रियो के बाद नहीं, एम्ब्रियो के बाद से अडल्टहुड तक सेल के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ऑल दोज आर डेल्ट इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ की पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फोकसेस सोली ऑन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो एज द नेम सजेस्ट, तो वो हम एम्ब्रियोजेनेसिस में फिर वो फेजेस पढ़ रहे हैं टिल द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वी स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू अडल्टहुड। इस टाइम में जो सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिफरेंशिएशन हो रही है, पैटर्न फॉर्मेशन होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, एंड देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स जिनमें रीजनरेशन बहुत अच्छे लेवल पे होती है। सो ऑल दीज कवर्स इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी।
Embryology is the science which studies with the stages from fertilization to birth, and developmental biology include the stages of embryogenesis and growth after birth as well as regeneration and senescence, मतलब regeneration के phases या जो aging के जहाँ हमारी growth slow down हो जाती है वो सारे भी। अब अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट इनके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्या क्या फेजेस आने वाले हैं, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? क्लीवेज। क्लीवेज के बाद द नेक्स्ट थिंग हैपनिंग इज गैस्ट्रुलेशन, देन मॉर्फोजेनेसिस एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले नंबर पे फर्टिलाइजेशन, दूसरे नंबर पे क्लीवेज, तीसरे नंबर पे गैस्ट्रुलेशन, फिर होगा मॉर्फोजेनेसिस और फिर होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। सो नाउ वील टेक अ ब्रीफ लुक कि बेसिकली व्हाट आर दीज इवेंट्स मेनली। Now, when we talk about fertilization, fertilization is a very simple term जहाँ पे क्या हो रहा है? Fusion of male and female gamete takes place. Each gamete has only half the complement of the chromosomes of adult organism, and the union of male and female gamete to form zygote restores the full genetic complement. तो basically क्या होता है? Humans के हर सेल में कितने chromosomes हैं? 46. लेकिन जो हमारे gametes हैं, ठीक है, like egg and sperm, how many chromosomes are present in them? 23. Why? Because there is a special type of cell division which takes place only in reproductive cells या germ cells, जिसको हम बोलते हैं meiosis, जो क्या करती है? जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है। इस हाफ करने का फायदा क्या है? कि जब एग और स्पर्म यूनाइट करके जाइगोट बनाएंगे तो उस टाइम पे वापस क्रोमोसोम नंबर जो है वो नॉर्मल 46 हो जाए। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए जो सेल डिविजन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज meiosis। ओके जी। नेक्स्ट इज क्लीवेज। क्लीवेज में बेसिकली क्या हो रहा है? इट इज अ स्टेज इन विच द जाइगोट इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉल सेल्स नोन एज ब्लास्टोमेस। तो यहाँ पे अब जाइगोट बन गया ना, जाइगोट इज अ सिंगल सेल। नाउ व्हाट शुड हैपन कि वो जाइगोट में फटाफट से और सारी सेल डिविजन होंगी सो दैट अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म्ड। तो ये जो एक्टिव पीरियड ऑफ सेल डिविजन है दैट इज क्लीवेज। और जो सेल्स बनते हैं, जो बहुत सारे सेल्स बने उनको हमने क्या बोला? ब्लास्टोमेर्स। ड्यूरिंग क्लीवेज सेल्स डू नॉट ग्रो बिटवीन ईच सेल डिविजन एंड सो सक्सेसिव क्लीवेज सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोमेर्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। हमारी जो नॉर्मल साइकिल है उसमें क्या होता है? सेल डिवाइड करता है, वो सेल ग्रो करेंगे देन फर्दर डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ग्रोथ नहीं होती, सेल फटाफट 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 डिवाइड होते रहते हैं वन आफ्टर द अदर। इससे जो रिजल्टिंग सेल्स बनते हैं ना, वो अगर ये एक सेल है इससे बने दो, दो से और छोटे हो जाएंगे चार, फिर ये और छोटे, तो सेल का जो साइज है वो जो ब्लास्टोमेर्स है वो छोटे होते जा रहे हैं। दीज smaller blastomeres develop into early stages of development called morula and blastula, और उसके बाद ये फॉर्म करेंगे दो स्टेजेस जिनको हम बोलेंगे मोरोला एंड ब्लास्टुला। Next step या the next stage is gastrulation. Gastrulation is the stage in which the cell division slows down. अब यहाँ पे आके cell division जो है वो slow down हो जाएगी। अब जो blastula form हुआ था उसके अंदर changes होंगे, उसके अंदर movement होगी। तो cell of the blastula undergoes dramatic movement and rearrangement causing cellular diversity and formation of 3 germ layers. Now this is a very 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 important point कि ये जो formation of 3 germ layers है ये किस टाइम पे होती है? gastrulation के टाइम पे। एक सेकेंड। गैस्ट्रोलेशन के टाइम पे सबसे मेन जो मेन इवेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। तो जो हम वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, लाइक वी हैव 3 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। सो ऑल दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच फेज? ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन। एंड नाउ हाउ आर दीज फॉर्म्ड? दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू रीअरेंजमेंट। मूवमेंट ऑफ सेल्स होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एंड ऑल दीज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, क्योंकि जब ये जर्म लेयर्स बन जाएंगी उसके बाद ही डिफरेंट ईच ऑफ द जर्म लेयर विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन। सो द 3 layers interact to form organs of the body. Next stage is morphogenesis. It is the process of cellular differentiation in embryo. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? cellular differentiation हो रही है। differentiation का मतलब बेटा it is not a very small term, it is a very big term. तो we'll discuss a complete lecture जिसमें हम सिर्फ cell differentiation, cell determination को पढ़ेंगे कि एक cell type कैसे differentiate होके कोई एक स्पेसिफिक सेल लाइनेज बनने वाला है, और इसको कंट्रोल करने के लिए देर आर मेनी इवेंट्स हैपनिंग। तो मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है? ये जो बहुत सारे सेल्स बने, ये सेल्स कैसे डिफरेंशिएट होने वाले हैं? कैसे पता चलेगा कौन सा सेल मीजोडर्म बनेगा, कौन सा एक्टोडर्म, कौन सा एंडोडर्म? और वंस वो मीजोडर्म बन गया तो अब मीजोडर्म के जो सेल्स हैं वो बहुत सारे सेल्स हैं, और मीजोडर्म बहुत सारे ऑर्गन्स बना रही है, तो कौन सा सेल कौन सा ऑर्गन बनने वाला है? लाइकवाइज एक्टोडर्म के कौन से सेल्स कौन से ऑर्गन बनाने वाले हैं, लाइकवाइज एंडोडर्म के कौन से सेल कौन से ऑर्गन्स बनाने वाले हैं। तो ये जो सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है ये किस में आ जाएगा? मॉर्फोजेनेसिस में। The next and the final stage is organogenesis. It is the process in which organ formation is completed so that embryo becomes functional. तो as the name suggests, organogenesis organs generate हो रही है, तो यहाँ पे organ formation हो रही है। A fully developed individual organism can be distinctly seen as the member of particular species at this stage. तो organogenesis के टाइम पे हमें एक organism complete form में नजर आ सकता है जिसके हमें सारे organs पता चलेंगे।
The embryo then takes birth as formed individual that lives on till its death. So basically अगर हम बात करते हैं, देखो अभी तक जो हमने बात करी these were all stages. There are stages जो कि कौन कौन सी थी? Fertilization, then cleavage, cleavage के बाद हमारे पास था gastrulation, morphogenesis and organogenesis. ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, इन डेवलपमेंट में भी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सो डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल सेल। इट इन्वॉल्व्स 5 मेजर ओवरलैपिंग प्रोसेस। यहाँ पे 5 प्रोसेस हमें वन और द डिफरेंट फेजेस में नजर आने वाले हैं। दीज आर ग्रोथ, सेल के नंबर साइज इंक्रीज होगा, सेल डिविजन होगी, सेल के नंबर इंक्रीज होंगे, डिफरेंशिएशन होगी जो हमने पढ़ा था मॉर्फोजेनेसिस में हमें देखने के लिए मिलेगी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल टाइप्स होने वाला है। और जब डिफरेंशिएशन होती है वहीं पे पैटर्न फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, पैटर्न फॉर्मेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होती है विच वील डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। एंड देन इज मॉर्फोजेनेसिस जहाँ पे अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर्स के सेल फाइनली फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन के साथ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज नोन एज डिटर्मिनेशन। और इसमें कैसे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंशिएशन जीन एक्सप्रेशंस होते हैं जो इस डिफरेंशिएशन को, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर 5 स्टेजेस जो हमें देखने के लिए मिल रही हैं एक सेल में मॉर्फोलॉजिकली। पहले वो फर्टिलाइज हुआ, अब उसमें क्लीवेज हो रही है, अब उसकी सेल मूवमेंट्स हो रही हैं, तो 3 डिफरेंट जर्म लेयर्स बन रही हैं। देन डिफरेंट उसके जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज होकर डिफरेंशिएट हो रहे हैं और किस तरीके से ऑर्गन्स बन रहे हैं। लेकिन ये सब करने के लिए बेसिकली जो सेल्यूलर प्रोसेसेस हो रही हैं वो है ग्रोथ, सेल डिविजन, डिफरेंशिएशन, पैटर्न फॉर्मेशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब हम कंटिन्यू करेंगे विद द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देयर आर मेनी बायोलॉजिस्ट हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल स्टडीइंग द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इनमें से द फर्स्ट वन जिनका बहुत ज़्यादा रोल है वॉज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू रिकॉर्ड वेरिएशन इन लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने वेरिएशन को स्टडी करा कि अलग अलग लाइफ पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर वेरिएशन नजर आ रही है, या फिर सारे जो एनिमल्स हैं वो एक ही टाइप के नहीं है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मेनी पैटर्न्स। लाइक सम एनिमल्स आर बोर्न फ्रॉम एग्स जैसे कि ओविपैरिटी एज सीन इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स एंड सम वर्टिब्रेट ग्रुप लाइक फ्रॉग्स एंड बर्ड्स। ही ऑल्सो नोटेड दैट इन सम एनिमल्स एम्ब्रियो वर बोर्न डायरेक्टली फ्रॉम यंग वंस। तो उन्होंने विविपैरिटी मतलब विविपैरस ऑर्गेनिजम्स को नोटिस करा, प्लस उन्होंने नोटिस करा ओवोविविपैरस को, मतलब कि सम एनिमल्स वर बोर्न फ्रॉम एग्स दैट आर हैच्ड विद इन द बॉडी एज सीन इन स्नेक्स एंड शार्क्स. Aristotle also observed two types of division patterns in the fertilized egg. उसके अलावा एरिस्टोटल ने बहुत सारी चीज़ें, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसके अलावा अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ही वॉज द फर्स्ट वन हु ट्राइड टू क्लासीफाई एनिमल्स। उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई करने की भी कोशिश करी, तो ही वॉज वेरी मच कीन इन टू द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा उन्होंने देखा कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रही है, जब एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है, जब फर्टिलाइज एग में क्लीवेज हो रही है, तो उस टाइम पे भी उन्होंने अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व करे क्लीवेज के। द फर्स्ट वन इज होलोब्लास्टिक डिवीजन एंड द सेकंड वन इज मीरोब्लास्टिक डिवीजन। होलोब्लास्टिक डिवीजन देखिए वेयर द इंटायर एम्ब्रियो डिवाइड टू फॉर्म स्मॉलर सेल्स जैसे कि फ्रॉग और मैमल में। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या, तो होलोब्लास्टिक के अंदर क्या हो रहा है? कंप्लीट क्लीवेज। ठीक है। मीरोब्लास्टिक डिवीजन इज द पैटर्न ऑफ डिवीजन वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स एंड द रेस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एज सीन इन चिक। उन्होंने देखा अगर कोई एग है, एग के सिर्फ इस पार्ट में उनको सेल डिवीजन दिख रही है, लेकिन ये पार्ट में कोई सेल डिवीजन नहीं दिख रही। सो दिस इज इनकम्प्लीट क्लीवेज या इनकम्प्लीट डिवीजन विच इज ऑल्सो नोन एज मीरोब्लास्टिक डिवीजन। एंड लेटर हम ये पढ़ते हैं डिटेल में, देन वी यूज टू स्टडी कि दिस इज बिकॉज ऑफ योग, जो अमाउंट ऑफ योग, जहाँ पे योग ज़्यादा प्रेजेंट होता है वहाँ क्लीवेज थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज ऑफ द डेवलपमेंटल ऑफ चिक एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम एडवांस द थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। उन्होंने स्टडी किसके एग या किसके एम्ब्रियो को करा? चिक के एम्ब्रियो को। और इसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी फॉरवर्ड करी, दैट इज थ्योरी ऑफ epigenesis, that is determination upon formation for the development of organisms. According to theory of epigenesis, the new structures develop progressively in the embryo during development. Thus, according to this theory, there was no preformed tissue or organ in the embryo at the beginning of development. एक थ्योरी थी प्रीफॉर्मेशनिस्ट थ्योरी, वो अब डिस्कार्ड हो चुकी है, बट इन्होंने ही उसको डिस्कार्ड कर, इन्होंने बोला कोई प्रीफॉर्म टिश्यू या प्रीफॉर्म ऑर्गेनिज्म हमारे सेल के अंदर नहीं होता। ये जो ग्रोथ है, ये जो डेवलपमेंट है, ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। मतलब पहले एक सेल बना, उससे मल्टी सेल्यूलर सेल्स बनेंगे, उन सेल्स के बाद में डिफ्रेंसिएशन होगी और वो अलग अलग लाइनेजेस के हिसाब से अलग अलग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस which was given by Aristotle. Next, as I told, is preformationist theory. Preformationist theory जो थी वो कुछ बायोलॉजिस्ट ने दी थी। According to the preformationist theory, all the parts in the embryo were preformed. They said कि embryo के अंदर जो भी पार्ट है, embryo क्या है? Basically zygote था, zygote से form, zygote was a single cell,
ठीक है। ज़ाइगोट से जब सेल डिवीजन होती रही तो बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बाद में डिफरेंशिएट होगा, बनेगा एक वेल डेवलप्ड फीटस व्हाइल गोइंग थ्रू मेनी डिफरेंट फेजेस। तो उन्होंने कहा ये जो एम्ब्रियो से फीटस बनने तक की जर्नी है कि एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, मतलब बेसिकली मोरुला ब्लास्टुला, तो वहाँ से ग्रुप ऑफ सेल से कैसे उसके प्रॉपर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें ना ये ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड है, ये पहले से बनी हुई होती है। किसके अंदर बनी हुई होती है, मेल गैमीट या फिर फीमेल गैमीट के अंदर। नाउ देयर वर आल्सो टू ग्रुप्स अबाउट दिस थिंग, वन वर स्पर्मिस्ट एंड द अदर वन ओविस्ट। कुछ कहते थे कि ये जो प्री फॉर्म्ड फॉर्म्स हैं, मिनिएचर्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं स्पर्म्स के अंदर, सो दीज दोज वर स्पर्मिस्ट एंड सम सेड दे वर प्रेजेंट इन ओवा या एग, so they were ovist. So basically all the parts in the embryo were preformed and they just got bigger with time. Preformationists believe that a preformed miniature, that is fully formed infant called homunculus, existed within the germ cell of one of the parents. उन्होंने कहा एक छोटा सा मिनिएचर फॉर्म में पहले से जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम homunculus बोल रहे हैं मिनिएचर को, वो पहले से किसी ना किसी एक जर्म सेल के अंदर प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजेशन से पहले, और जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ वो ग्रो करता है, एनलार्ज करता है और अपनी फुल फॉर्म अटेन करता है। The preformationists were thus either spermist or ovist. Spermists believed that the homunculus existed in the sperms, while ovists believed that they were contained within the eggs. The next was William Harvey. इसके अलावा एक थ्योरी, एक जो स्टडी थी वो it was put forward by William Harvey. He concluded that all animals arise out of eggs. He was the first to see the blastoderm of the chick, which is clear yolk free. Blastoderm उन्होंने देखा था, योक फ्री जर्मिनल डिस्क थी, ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोडिस्क। तो बेसिकली जब सेल्स में बहुत सारी डिवीजन होती है, जब ब्लास्टोमेज बन गए तो वो कुछ इस तरीके के बन जाते हैं। तो ये एक सेल की एक पेरीफेरी पे पूरी सेल की लेयर बन जाती है जिसको हम ब्लास्टोडर्म या ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक एपिथेलियल एंड गिव राइज टू चिक एम्ब्रियो। तो ये जो स्टडी थी ये फर्स्ट टाइम किसने देखा था, विलियम हार्वे ने। Next is Frederick Wolf. Frederick Wolf put final end to the pre-formation theory came only in 1820s when the cell theory came in existence. जब cell theory आई, cell theory किसने दी थी, Schleiden and Schwann ने, कि all the organisms arise from pre-existing organism, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब सेल से बने हुए होते हैं, सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट। तो इस थ्योरी के आने के बाद फ्रेडरिक वोल्फ वाज द वन, उन्होंने इस प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो हमने अभी होम्युनकुलस वाली पढ़ी है, इस थ्योरी को पूरे तरीके से डिसअप्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। कैस्पर फ्रेडरिक वोल्फ एक्सटेंडेड एरिस्टोटल्स ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्टेड एपिजेनेसिस। जो एरिस्टोटल ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, कि जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो एक प्रोग्रेसिव इवेंट है, धीरे धीरे करके वन आफ्टर द अदर सेल ग्रो करता है और डिफरेंशिएट करता है। तो इस थ्योरी को उन्होंने आगे पुट फॉरवर्ड करा और आगे स्टडी करके और डेवलप करा। ही ऑब्जर्व द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑफ चिक एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एम्ब्रियो टेक इट्स फॉर्म फ्रॉम टिश्यूज दैट आर नॉट सीन इन अडल्ट ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे टिश्यूज और स्ट्रक्चर भी दिखते हैं जो बाद में अडल्ट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। दैट मीन्स ये जो ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट जो है, इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू डिफरेंट फेजेस। The next contribution was Sir Christian Pander. He first recognized the existence of 3 germ layers in chick embryo. तो पहली बार 3 germ layers को gastrulation process के बाद ectoderm, mesoderm और endoderm को देखने वाले कौन थे, Sir Christian Pander. Next is Martin Rathke put forward the idea that 3 germ layers were not found in vertebrates but also in invertebrates. जब Sir Christian Pander ने देखा तो उन्होंने embryo के अंदर देखा था। Sir Martin Rathke ने उसको sea organs या different organism में भी देखा और उन्होंने कहा कि vertebrates के अंदर भी germ layers होती हैं और invertebrates के अंदर भी germ layers present होती हैं। The next one, Carl Ernst von Baer. तो Carl Ernst von Baer के contribution, I guess history is quite boring और at times हमें लगता है why are we studying this history, but yes, जब हम रिसर्च में जाते हैं तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें किस डायरेक्शन में रिसर्च करनी है उसके लिए बहुत हेल्प करते हैं। जब आप लोग रिसर्च में जाते हो या अगर आप कोई साइंटिस्ट हो या साइंटिफिक फील्ड में जा रहे हो, रिसर्च में जा रहे हो, तो कोई भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें पता होता है कि ओके ये तो हो चुका है, वी हैव टू डू इट इन नेक्स्ट और फर्दर वे। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी क्रिएट करता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा फर्स्ट थिंग ये हुई थी, देन ये एंड देन ये। Carl Ernst von Baer in 1828 proposed embryonic similarities between vertebrates belonging to different groups to an evidence of evolution. उन्होंने ये कहा कि जितने vertebrates हैं, अलग अलग vertebrates के जो embryos हैं उनके अंदर बहुत सारी similarities है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं evolutionary way में एक दूसरे से related है। मतलब मे बी ये divergent evolution का पार्ट है कि they are starting from the same organisms and later on diverging into different types. He put forth 4 laws of animal development और इसके बेसिस पे उन्होंने 4 laws बताए। The more general characters of a larger group appear earlier in the embryo than the more special characters. उन्होंने कहा जो general characters होते हैं वो पहले आते हैं और धीरे धीरे करके development होती है और फिर हमें उस organism के special characters नजर आते हैं। From the most general forms, the less general forms are developed and so on until finally the more special arises. उन्होंने क्या बोला था कि more general characters पहले आते हैं और more special characters बाद में आते हैं। तो उन्होंने कहा जो सबसे general characters होंगे वो बाद में पहले आएंगे, उसके बाद हमें उनके
उनके लेस जनरल फीचर्स दिखेंगे, और उसके बाद फिर हमें उनके स्पेशल फीचर्स, स्पेशल मतलब कि सेलिएंट फीचर्स, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि ओनली कन्फाइंड है टू दैट ग्रुप। ठीक है। एवरी एम्ब्रियो ऑफ एन एनिमल फॉर्म इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द फॉर्म अदर फॉर्म रादर बिकम सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो बेसिकली जब डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है तो एक फेज तक तो सारे ऐसे ही आते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि एक डेवलप हुई, ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर दूसरा बनेगा, नो। जब मान लो यहाँ तक एक सेल टाइप सेम आ गई, उसके बाद ये सेल टाइप के बाद हमें एवोल्यूशन नजर आएगा कि दे डेवलप इनटू 4 डिफरेंट फॉर्म्स या 5 डिफरेंट फॉर्म्स, जिसकी वजह से हमें एक एवोल्यूशन और एक डाइवर्जेंस वेरिएशन जो है वो नजर आ रही है। Fundamentally, therefore, the embryo of the higher form never resembles any other form but until it's only its embryo. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर कोई हायर फॉर्म में हायर वर्टिब्रेट भी है तो उनके ऑर्गेनिज्म लोअर फॉर्म के साथ रिजेंबल करेंगे, लेकिन उनके जो अडल्ट फॉर्म के जो डेवलप्ड फीचर्स है वो रिजेंबल नहीं करेंगे। The next is Sir Ernst Haeckel. He extended the theory of recapitulation. This is again very important theory, which is also stated as biogenetic law. Biogenetic law या theory of recapitulation बोलती है ontogeny repeats phylogeny. This means that the stages of ontogeny, developmental की जो stages होती हैं of the organism, replay the organism's evolutionary history. The biogenetic law has been widely disputed, though von Baer's law was generally believed to be have been responsible for the progressive developmental biology in the 20th century. Later on इस थ्योरी के अगेंस्ट बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी अराइज हुए, बट येस ये थ्योरी अभी भी मानी जाती है एंड इट इज़ अ वेरी फेमस थ्योरी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी की जो डेवलपमेंट के जो फीचर्स होते हैं वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक सिंपल सा एक मैमल्स की डेवलपमेंट वर्टिब्रेट्स की डेवलपमेंट देखें तो सबसे पहले आती हैं फिशेस के बाद हमें मिलते हैं एम्फिबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड देन मैमल्स। ठीक है, इस तरीके से डेवलपमेंट होती है। तो अगर मान लो हम किसी एक रेप्टिलियन एग को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, जब उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है तो जो फिश की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थी, फिश के एम्ब्रियोनिक फीचर और रेप्टाइल के एम्ब्रियोनिक फीचर एक पॉइंट पे सेम थे। उसके बाद ये और डेवलप हुए और डिफ्रेंशिएट होते रहे, तो फिर ये एम्फिबियन के एम्ब्रियो से रिजेंबल करेगा और फिर उसके बाद ये रेप्टाइल के। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी को भी तो सजेस्ट कर ही रही है जो सर अर्न्स्ट वॉन बेयर ने बोला था कि पहले मोर जनरल कैरेक्टर्स बनते हैं, मतलब जो सेम होते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो सिमिलैरिटी कम होती रहती है, लेस जनरल बनती है और फिर हमें नजर आते हैं स्पेशल फीचर्स। ठीक है, आई थिंक मतलब आई फॉरगॉट टू अटैच द डायग्राम। यहाँ पे अगर एक मैं पिक्चर अटैच करती तो उससे आपको बहुत क्लियरली नजर आता, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार गूगल पे डालो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी या बायोजेनेटिक लॉ और उसके इमेजेस में जाके देखो तो आपको बहुत सारे एम्ब्रियोनिक फॉर्म्स के इमेजेस नजर आएंगे जिसमें वो शुरुआत में सेम लग रहे हैं लेकिन ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंटल फेजेस यू विल फाइंड देम डिफरेंट। यस, हियर इज अ पिक्चर। अगर आप यहाँ पे देखो जो स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है यस यू कैन सी कि ये जो फिश है, फिश का सैलमेंडर, टॉर्टोइस, जेक, हॉग, काफ, रैबिट, ह्यूमन, इन सबके एम्ब्रियोज अर्ली फेज में कितने सेम लग रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके ये लेस सेम होते जा रहे हैं, मतलब लेस जनरल हो रहे हैं और फिर बाद में करके हमें मोर स्पेशल कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, मतलब बाद में डिफरेंशिएट हो रहे हैं। तो ये तो वॉन बेयर की थ्योरी थी। और अगर हम इसी को देखें कि बायोजेनेटिक लॉ के बेसिस पे जहाँ पे हम कह रहे हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे ह्यूमन हो चाहे फिश हो, पहले वो अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर शो कर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उनमें डाइवर्जेंस हमें नजर आ रही है। ठीक है जी। So the next work was given by August Friedrich Leopold Weizmann. Later on, with the development of better tools and microscopes with better resolution, era of experimental embryology began. August Friedrich Leopold Weizmann put forward a model of development in which he assumed that the nucleus and the cytoplasm of the zygote contains some special factors or determinants. So August Friedrich या Weizmann, इसको Weizmann theory, August Weizmann theory भी बोलते हैं, August Weizmann, इन्होंने germ plasm theory दी थी। जो हमने कहा ना साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो ब्लूप्रिंट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी होता है या तो वो जीन्स में प्रेजेंट होता है या वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स में प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस में तो जीन्स हैं ही हैं, इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ही प्रपोज दैट ड्यूरिंग क्लीवेज दीज डिटर्मिनेंट्स वुड बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिवाइडिंग सेल सो वुड कंट्रोल द फ्यूचर डेवलपमेंट। उन्होंने कहा ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल के अंदर और इस तरीके से डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। द फेट ऑफ ईच सेल अकॉर्डिंग टू हिम वाज देयरफॉर प्री डिटरमाइंड इन द एग बाय दीज फैक्टर्स। उन्होंने कहा जो भी सेल का फेट है वो किसकी वजह से प्री डिटरमाइन है, पहले से डिटरमाइन है, किसकी वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से, कि अगर ये सेल है इसके अंदर यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स मान लो प्रेजेंट है। ठीक है, जब सेल डिवाइड होगा जिस सेल के अंदर जो फैक्टर जाएगा उसके बेसिस पे उसकी डेवलपमेंट होगी और डिफरेंट लाइनेजेस बनेंगे। ही कॉल्ड दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट एज मोज़ाइक डेवलपमेंट। हिज थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय जर्मन जूलॉजिस्ट विल्हेम रॉक्स इन 1800s ऑन फ्रॉग्स। तो ये इंपॉर्टेंट जो रॉक्स एक्सपेरिमेंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है।
नेक्स्ट आ जाते हैं विल्हेम रॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रॉय वन ऑफ द ब्लास्टोमेर्स ऑफ द फ्रॉग एम्ब्रियो आफ्टर द फर्स्ट क्लीवेज। जब पहली क्लीवेज हुई, जब मतलब पहली बार सेल डिवाइड हुआ, तो मतलब 2 सेल स्टेज थी, तो सर रॉक्स ने क्या करा, उन्होंने एक ब्लास्टोमेर को, एक सेल को ना डिस्ट्रॉय कर दिया हॉट नीडल से, ठीक है। ही फाउंड दैट द अदर ब्लास्टोमेर फॉर्म्ड हाफ ऑफ द एम्ब्रियो। तो जो दूसरा ब्लास्टोमेर था उसने पूरा एम्ब्रियो नहीं बनाया, उसने क्या बनाया, हाफ ऑफ द एम्ब्रियो। He thus concluded that the development was based on mosaic mechanism and the cell have characteristic fate determined at each cleavage। तो हर क्लीवेज पे सेल का फेट डिटरमाइंड होता है कि ये क्या बनाएगा और ये सेल क्या बनाएगा। अब अगर फर्स्ट सेल डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका जो पार्ट है वो नहीं बन रहा, तो सेकंड वाला अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, और लेटर ऑन यही हाफ एम्ब्रियो पूरे तरीके से डेवलप होकर न्यूरोला बनता है। लेकिन जो नेक्स्ट हाफ होता है, जो फर्स्ट हाफ होता है, जो डिस्ट्रॉय हो गया होता है, उसकी जो डिफ्रेंसिएशन होती है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है, वो आगे नहीं होती, वो इनकम्प्लीट ही रहता है। इसी के साथ एक और एक्सपेरिमेंट था। अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट हैंस एडोल्फ एडवर्ड ड्रेसेक फाउंड समथिंग क्वाइट अपोजिट। ही यूज सी अर्किन एग एंड सेपरेटेड देम आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज। उन्होंने क्या करा, सी अर्किन लिए, सी अर्किन आर इनवर्टिब्रेट्स, उन्होंने सी अर्किन के एग्स लिए और उनको भी सेपरेटेड देम आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज। ही फाउंड वन ब्लास्टोमेर डाइड एंड द अदर फॉर्म्ड अ स्मॉलर बट कंप्लीट लार्वा। उन्होंने जब उनको अलग अलग कर दिया तो उन्होंने देखा कि एक ब्लास्टोमेर तो मर गया, लेकिन दूसरे ब्लास्टोमेर ने पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दिया, लेकिन स्मॉलर इन साइज। ही कॉल्ड दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट एज रेगुलेटिव डेवलपमेंट, रेफरिंग टू द एबिलिटी ऑफ द एम्ब्रियो टू रिस्टोर नॉर्मल डेवलपमेंट इवन दो वन सेल हैड डाइड। तो बेसिकली दो तरीके की डेवलपमेंट है, एक है रेगुलेटिव डेवलपमेंट और एक है मोज़ैक डेवलपमेंट। जब हम डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। The next very important experiment was done by Sir Hans Beeman. Hans Beeman and his graduate student Hild Mangold proposed the concept of organization and the principle of embryonic induction during development. तो इन्होंने एक बहुत important concept हमें दिया which is organizer, जिसको हम मतलब जब हम developmental biology, differentiation, development वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ organizer का बहुत important role होता है, और embryonic induction के बारे में पढ़ाया। Their work showed that in the earlier stages the fate of embryonic part is not determined. उन्होंने कहा शुरू के stages में जो embryo के cells होते हैं उनका fate determined नहीं है। If a cell of presumptive skin tissue is excised and transplanted into an area of presumptive nervous tissue, it will form the nervous tissue। उन्होंने कहा अगर एक मान लो यहाँ पे कोई सेल है जो स्किन बनना था और हम उस सेल को उठा के इधर ले आते हैं जहाँ पे नर्वस सिस्टम बनना था, तो ये सेल जब अगर इधर आ गया, मान लो यहाँ पे सेल था जो क्या बनना था, स्किन, हमने उस सेल को यहाँ उठा के रख दिया जो क्या बनना है, नर्वस सिस्टम, तो ये सेल अब नर्वस सिस्टम ही बनाएगा, ये सेल स्किन नहीं बनाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी इरेज। The fate of embryonic part is not determined if a piece of presumptive skin tissue is excised and transplanted into an area of presumptive nervous tissue. It will form nervous tissue, not skin. It provided first unambiguous evidence that cell and tissue fates can be determined by signal received from other cell. और यही पहले थे जिन्होंने बोला कि सेल का फेट क्या होगा, सेल का या टिश्यू का फेट क्या होगा, वो क्या बनने वाला है। अभी तक हमारे पास थ्योरी क्या थी, कोई भी सेल क्या बनेगा, इट इज डिसाइडेड बाय देयर जीन्स। फिर हमें पता चला अच्छा साइटोप्लाज्म के अंदर भी देयर आर डिटर्मिनेंट्स, जिनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, ये डिसाइड करते हैं सेल का फेट क्या होगा। अब इन्होंने बोला कि नहीं, सेल का फेट जो है वो उसके आसपास के सेल्स पे भी डिपेंड करता है। तभी तो अगर हमने स्किन वाले सेल को उठा के यहाँ पे रखा तो वो स्किन नहीं बना, क्यों? क्योंकि आसपास के सेल्स उसको क्या सिग्नल्स दे रहे थे, वो सारे सेल नर्वस टिश्यू के सेल थे, तो वो वहाँ से उसको सिग्नल मिला नर्वस टिश्यू बनने का या नर्वस सेल बनने का। सो द सेल एंड टिश्यू फेट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द सिग्नल रिसीव फ्रॉम अदर सेल। दिस एक्सपेरिमेंट इज प्रोबेबली द बेस्ट नोन एक्सपेरिमेंट इन embryology. The experiment involved transplantation of a structure present on the dorsal side of blastopore stage of the embryo. So इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा था, एक स्ट्रक्चर, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द ब्लास्टोपोर स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। जो एक ब्लास्टोपोर स्टेज है उसकी डॉर्सल साइड से हमने एक स्ट्रक्चर, एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल उठाया, कॉल द डॉर्सल लिप टू द वेंट्रल साइड ऑफ द एम्ब्रियो, और हमने उस डॉर्सल साइड से उस सेल को उठा के हमने कहाँ रख दिया, वेंट्रल साइड पे। ठीक है, बाय ग्राफ्टिंग टिश्यू बिटवीन डिफरेंटली पिगमेंट ट्राइटॉन स्पीशीज। और ये एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था, ट्राइटॉन स्पीशीज पे। द फेट ऑफ द ग्राफ्ट एंड द होस्ट टिश्यूज कुड बी डिस्टिंग्विश। दिस ग्राफ्ट नाउ डेज रेफर टू एज स्पीमेन ऑर्गेनाइजर। अब हम इस ग्राफ्ट को, इस एरिया को जहाँ से हमने सेल उठाया था, इसको हम बोलते हैं स्पीमेन ऑर्गेनाइजर। हैड टू इफेक्ट्स, इट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल टिश्यूज, दैट इज न्यूरलाइजेशन फ्रॉम द एक्टोडर्म दैट वुड जनरली फॉर्म द स्किन। तो बेसिकली जो सेल जनरली स्किन बनाने वाला था, इससे क्या बना, न्यूरल टिश्यू बने। फर्दरमोर इट कॉज डॉर्सलाइजेशन ऑफ द वेंट्रल मेसोडर्म, क्योंकि ये डॉर्सल सेल था तो अब इधर आके भी यहाँ पे क्या ग्रोथ हुई, डॉर्सल सेल हुई, तो ये इट कॉज डॉर्सलाइजेशन ऑफ द वेंट्रल मेसोडर्म लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोमाइट्स। और इसकी वजह से फॉर्म होते हैं क्या, सोमाइट्स फॉर्म होते हैं।
This experiment therefore demonstrated the existence of an organizer that instructs both neuralization and dorsalization. Hans Spemann was awarded with a Nobel Prize in the year 1935 for his discovery with the effect known as embryonic induction. So ये जो Spemann experiment है या जो Wilhelm Rock's के experiment है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम differentiation और morphogenesis organogenesis ये सारी चीज़ें या pattern formation पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे we will study them in detail. So this is just a brief overview क्योंकि हम history पढ़ रहे हैं यहाँ पे. तो this is a diagram जो represent कर रही है कि स्पीमन और मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कैसे हुई. उन्होंने एक सेल यहाँ से उठाया और उसको वेंट्रल साइड पे लगा दिया, और जब वेंट्रल साइड पे लगाया तो यहाँ पे भी क्या डेवलप हो रही है, न्यूरल ट्यूब ही डेवलप हो रही है उस सेल से. ठीक है, सो दिस इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की एम्ब्रियोज के पास के सेल ने उसको इंड्यूस करा न्यूरलाइजेशन करने के लिए. सो विद दिस वी आर डन विद द बेसिक इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड द बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी. आई होप आपको समझ में आया हो. Thank you for watching. Keep studying, and if you have any doubts, then you are free to put that in the comment section. Thank you.